देखो ऐसा है, डिस्क्लेमर ये जनहित में जारी, तो कृपया अपने कानों को चरम सुख पहुंचाने के लिए हेडफोन का प्रयोग करें और वीडियो को प्ले करने से पहले आगे पीछे देख ले, सावधान रहे, सतर्क रहे। बाकी हम तो है ही, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, चचा हमारे विधायक है, सीधा उठवा लेंगे। तो की हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बढ़िया होते होगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के इस चैप्टर पे, जहाँ यार आज हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, फिर डेमोक्रेसी का कुछ फीचर्स देखेंगे और फिर डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे और आखिरी डेमोक्रेसी को एक ब्रॉडर वे में देखेंगे। ठीक है, तो यार बिना किसी बकचोदी और देरी के करते अपना पहला टॉपिक स्टार्ट। व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब देखो ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये आया है ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से, जिसका सिंपली मतलब है पीपल्स रूल। बहुत ही आसान शब्दों में बोलो तो एक देश को चलाएगा वहाँ के आम लोग, ना कि राजा महाराजा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है ग्रीक से। उस समय इसे कहा जाता था डेमोक्रेटिया और आज के समय पे हम इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। और जो मॉडर्न डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का वो ये है कि ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर में जो रूलर्स है उसे हम खुद इलेक्ट करेंगे। अब देखो दुनिया में जितने भी कंट्रीज है वो या तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है या तो वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। जिस भी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा वहाँ हम लीडर्स को चुन सकते हैं और जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा वहाँ हम लीडर्स को नहीं चुन सकते हैं। सीधी सी बात है। अब जैसे यार तुम्हारा भाई की बात कर लो, किसे मुझे गर्लफ्रेंड बनाना है और किसे नहीं बनाना है ये मेरे हाथ पे है। ठीक है, ये मैं चुन सकता हूँ, बट यार देखो मेरा माँ कौन होगा वो मैं चुन नहीं सकता। जो मिला है उसी से काम चलाना पड़ेगा भाई, ये अपने हाथ पे नहीं है। ठीक है, बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम चुन सकते हैं और वहीं पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम चुन नहीं सकते। और अगर मैं एग्जांपल्स का बात करूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तो वो है इंडिया, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और उसके अलावा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है म्यांमार, चाइना, सऊदी अरेबिया और यार अफगानिस्तान। भाई साहब तालिबानियों ने क्या बसर मचा के रखा हुआ है अफगानिस्तान में, क्या ही होता है भाई साहब, इनको देख लो। मतलब यहाँ हम बैठ के अपने गांड घिसा ले रहे हैं कि भाई किसी तरीके से अपना यूपीएससी क्लियर हो जाए। और यार इन भोसरी वालों को देखो, भाई साहब बंदूक लेके बन गया आईएएस। बहुत बढ़िया भाई, ऐसा ही तो होता है भाई। हम तो चूतिए बैठे हुए हैं ना यहाँ, यूपीएससी क्रैक करके बनेंगे आईएएस ऑफिसर। ना भाई ऐसा नहीं होता। कंट्रोल उदय। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद तुम तो समझ गए होगे कि क्या होता है डेमोक्रेटिक और क्या होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर भी देखो यार दुनिया भर में कई सारे ऐसे कंट्रीज है जो अपने आप को कहते तो हमें डेमोक्रेटिक कंट्री, बट क्या सच में वो डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है, इस चीज का पता चलेगा हमें कैसे, जब हम स्टडी करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को। तो वाओ यार करते हैं दूसरा टॉपिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को स्टडी। अब डेमोक्रेसी का पहला फीचर्स कुछ ऐसा है, एक कंट्री के अंदर में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिसीजन एक ऐसा लीडर लेगा जिसे आम लोगों ने चुना है। अब यार जो लोग समझ गए बहुत अच्छे और जो नहीं समझे उनके लिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा वर्ल्ड टूर पे और जो हमारा पहला कंट्री होगा वो होगा पाकिस्तान। अरे बीवी तुम जा ही रहे हो पाकिस्तान तो मेरे लिए कच्छा लेके आना। देख रहे हो बड़े बड़े 2 छेद हो गए इधर, सुना है वहाँ सस्ता पड़ता है। मैं भोसरी के हम पाकिस्तान तुम्हारे कच्छा लेने के लिए चलेंगे, भग जाओ यहाँ से नहीं तो कुत्ते की तरह मारेंगे तुम्हें। एकदम मूड मत खराब करो हमारा। कंट्रोल उदय। खैर यार कहा था हम, अच्छा अब लो ये पहुंच गए हम पाकिस्तान। तो अक्टूबर 1999 के दिन पाकिस्तान के अंदर में होता है एक मिलिट्री कू, यानी कि पाकिस्तान के अंदर में जो इलेक्टेड लीडर था नवाज शरीफ, उसे हटा के वहाँ का जो आर्मी जनरल था परवेज मुशर्रफ, वो यार वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता है। तो अब तुम मुझे बताओ परवेज मुशर्रफ जो कि अब प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, ये कोई डिसीजन लेता है तो ये क्या कोई डेमोक्रेटिक डिसीजन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब जो लीडर चुन के आया है वो लोगों के द्वारा चुन के बिल्कुल नहीं आया है। जबकि हमारा पहला फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी ये कहता है कि जो भी डिसीजन एक कंट्री में लिया जाएगा वो लोगों के द्वारा चुना गया लीडर ही लेगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पे, जहाँ बताया गया कि हमें कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री तब कहेंगे जब वहाँ इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर पे हो, जहाँ जो भी पार्टी पावर पे है उसका हारने का चांसेस बराबर रहे। इन सिंपली बोलो तो इलेक्शन के टाइम पे कोई बकचोदी नहीं होनी चाहिए भाई, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अब इसे समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा चाइना और मैक्सिको पे। अब देखो जिन बच्चों के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है कि तुम सीधा सीधा फीचर्स ही क्यों नहीं बता देते, क्यों हमें दुनिया घुमा रहे हो भाई,
तो भाई साहब घुमाना तुम्हें जरूरी है। एग्जाम में ना ये एग्जाम्पल्स पूछा जाएगा और एमसीक्यू है भाई, तो हल्का फुल्का जान लोगे तो कोई जाएगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। अब देखो जो चाइना का पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और यार तुम लोगों को तो पता है कि चाइना के अंदर में चलता है सिंगल पार्टी सिस्टम, यानी कि चाइना के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइना के आम लोगों के पास कोई ऑप्शन है नहीं, इलेक्शन भी फ्री और फेयर मैनर पे होता नहीं है, ऑब्वियस सा बात है एक ही पार्टी है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तुम उसे ही जाके वोट देना है और वही जीत रहा है। तो इन सब से बिल्कुल हम कह सकते हैं कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो कहीं से भी नहीं है। उसके बाद मैक्सिको का बात करते हैं। अब देखो मैक्सिको को आज़ादी मिलता है 1930 को और वहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन हर 6 साल बाद होते रहता है। फिर भी 1930 से लेके 2000 तक एक ही पार्टी जीतते रहा। उस पार्टी का नाम है PRI। इसका फुल फॉर्म सुनोगे ना तुम, मतलब हक्के बक्के रह जाओगे, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब बताओ, या तो ये लोग बकचोद है या तो इन लोगों को पढ़ाई लिखाई आता नहीं है, सीधी बात है। मतलब फुल फॉर्म ऐसा होता है भाई, मतलब भाई पी देखो कहाँ है और आई कहाँ है, निशाना कहीं और लग कहीं और रहा है। तो गलती से भी एमसीक्यू में भूल मत करके आ जाना अगर फुल फॉर्म आ गया तो। इन्होंने तो बकचोदी करके रखी है, बस तुम करके मत आना एग्जाम पे। खैर यार टॉपिक से हम भटक गए। तो देखो मैक्सिको के अंदर में ये PRI जो है 1930 से लेके 2000 तक लगातार जीतता रहा। अब इसका क्या कारण है बताओ तुम मुझे। इसका भाई एक ही कारण है, इलेक्शन में धांधली होता था भाई। PRI के लोग इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर देते थे, जिसकी वजह से यार ऑपोजिशन को जीतने का मौका ही नहीं मिल पाता था। और ये PRI 70 ईयर्स लगभग मैक्सिको में राज करता है। ठीक है, फिर अब हम बढ़ते हैं अगला फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का, जहाँ बताया गया कि अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक होता है तो वहाँ के आम लोगों को एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, 1 वोट ईच वोट 1 वैल्यू। सिंपल सा मतलब ये है कि सबके पास वोट देने का राइट होगा, हर एक वोट का वैल्यू बराबर होगा। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि देखो पहले समय में ना फीमेल्स को वोटिंग राइट होता भी नहीं था, और होता भी था तो मेल्स के बराबर नहीं होता था। चलो यार इसे समझने के लिए हम फिर वर्ल्ड टूर पे चलते हैं। इस बार हमारा कंट्री रहेगा सबसे पहले सऊदी अरेबिया, जहाँ यार देखो फीमेल्स को ना वोटिंग राइट्स मिलता ही नहीं था, तो ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ ही नहीं फिर। और दूसरा हमारा कंट्री है इस्तोनिया। अब इस कंट्री के अंदर में रशियन लोग भी माइनॉरिटीज़ पे है, क्योंकि रशियन लोगों का पॉपुलेशन कम था, वो माइनॉरिटीज़ पे थे, तो उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलता था। और देखो तीसरा कंट्री है हमारा फिजी। अब इस कंट्री के अंदर में प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ में ना कुछ इंडिजिनियस फिजीज बैठते हैं और कुछ यार इंडियन फिजीज है। मतलब इंडिया से कई लोग 2000-3000 साल पहले जाके इस कंट्री में बस गए। तो जब वहाँ में वोटिंग का सिस्टम होता है ना, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका वैल्यू वोट का ज़्यादा रहता है इंडियन फिजीज से। मतलब जो लोग इंडिया से माइग्रेट करके फिजी में गए हुए उनका वैल्यू कम रहता है फिजी के लोकल लोगों से। अब ये भी एक गलत चीज़ है, जिसके वजह से हम तीनों ही कंट्री को कह सकते हैं ये तीनों ही प्रॉपरली एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं 4th फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पे, जहाँ बताया गया कि एक कंट्री के अंदर में ना जो रूलर का पावर है उसे लिमिट करता है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर बताया गया कि सिटीजन्स का भी अपना राइट होता है जो कि देता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसे। अब इस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझने के लिए चलो यार अफ्रीका पे चलते हैं, जिम्बाब्वे। देखो जिम्बाब्वे एक ऐसा कंट्री है जिसे पहले वाइट लोग रूल करते थे। तो 1980s को ये देश को आज़ादी मिलता है, जहाँ एक पार्टी लोगों के द्वारा चुन के आता है जानू PF, जिसका फुल फॉर्म बहुत ही बड़ा है, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पेट्रियोटिक फ्रंट। फुल फॉर्म अगर कर सको याद तो कर लो, वरना यार जानू PF बोल के भी सेव कर लेना अपने फ़ोन पे। अपने जानू का नंबर तो सेव करते ही हो तुम लोग, तो यार इस पार्टी का नाम भी सेव कर लेना। अब इस पार्टी का जो हेड होता है, यानी कि तुम कह लो जो जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट चुन के आता है, रॉबर्ट मुगाबे। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा आदमी था, क्योंकि यार इसने ना देश को आज़ादी दिलाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। बट जैसे ही इसके हाथ में आता है पावर, ये यार पागल हो जाता है, सनकी हो जाता है बिल्कुल। अपने देश के अंदर में सबसे पहले तो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देता है। अब ना ऑपोजिशन ना कोई न्यूज़ चैनल्स उसके बारे में कुछ बोल सकते थे, उसका जो मर्जी वो करता था। और ऐसे कर करके लगभग 37 ईयर्स यानी कि 2017 तक उसने जिम्बाब्वे को चलाया। तो क्या ऐसे कंट्रीज को तुम कह सकते हो डेमोक्रेटिक कंट्रीज? बिल्कुल नहीं। अब फीचर्स के बाद हम पहुंच चुके अब तीसरे टॉपिक, वाई डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी का क्यों जरूरी है? तो देखो ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी चीज़ है, कुछ लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी बहुत ही घटिया चीज़ है। तो पहले देखेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, यानी कि तुम कह लो आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी।
पहला पॉइंट, लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर में बहुत ही इनस्टेबिलिटी होता है क्योंकि हर 5 साल में ही लीडर्स बदलते रहता है। दूसरा चीज़, डेमोक्रेसी के अंदर में पॉलिटिकल कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि यार पॉलिटिशियंस यार आम लोगों के भलाई के बारे में सोचते तक नहीं है। और फिर कहा गया कि देखो डेमोक्रेसी में ना कोई भी छोटे से छोटा डिसीजन लेने के लिए सबसे पूछा जाता है और इस चीज़ में ना काफ़ी देरी होता है कोई भी डिसीजन लेने में। और फिर कहा गया कि देखो डेमोक्रेसी के अंदर में ना जो लीडर्स को सही से पता नहीं होता है कि आम लोगों को किस चीज़ का ज़रूरत होता है, तो इसीलिए जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बिल्कुल सही नहीं होता है। और आखिरी पॉइंट, देखो डेमोक्रेसी के अंदर में भरपूर करप्शन है। ऐसा इसलिए कि डेमोक्रेसी के अंदर में पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो लीडर्स अपने बारे में सोचते हैं ना कि लोगों के बारे में, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। तो ये जो 5 पॉइंट है ये आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी था। ये है डेमोक्रेसी की कमजोरियाँ। इसके बाद आर्गूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का कुछ अच्छे चीज़ों को देख लेते हैं। अब पहला पॉइंट है कि देखो डेमोक्रेसी के अंदर में गवर्नमेंट पूरी तरीके से अकाउंटेबल होता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। क्योंकि यार देखो अगर तुम बकचोदी करोगे तो अगला 5 साल के बाद भी फिर तो इलेक्शन होगा ना, तो अपना मनमर्जी करोगे तो अगला साल तुम्हें वोट देंगे नहीं, बात खत्म। फिर कहा गया यार देखो डेमोक्रेसी के अंदर में माना कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए थोड़ा समय लगता है, बट जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बहुत ही बेस्ट होता है। और ये तो कहा भी जाता है ना यार, कोई भी काम करने के लिए समय लगता है, लगने दो यार, बस वो काम अच्छी तरीके से होना चाहिए। फिर बताया गया है कि देखो डेमोक्रेसी वो चीज़ है जिसके अंदर में हम अपना जो डिफरेंसेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसे सॉल्व कर सकते हैं आपस में बैठ के बातचीत के द्वारा। क्योंकि कोई भी चीज़ का जो हल होता है वो लड़ाई नहीं होता है भाई, बातचीत करो, समय लगता है लगने दो, बट अपने दूरियों को मिटाओ, भाईचारा दिखाओ, सीधी सी बात है। फिर कहा गया कि देखो डेमोक्रेसी के अंदर में लोगों का जो एक डिग्निटी होता है ना उसको काफ़ी अहमियत दिया जाता है। क्योंकि देखो डेमोक्रेसी के अंदर में सारे ही लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलता है, चाहे वो मैं हूँ या तुम हो, हम सबको पॉलिटिकली इक्वली माना गया है। और तुम पूछोगे ऐसा किसने किया है, तो ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है जो कि आम लोगों का एक तरीके से पावर है। और आखिरी पॉइंट यार, डेमोक्रेसी अपना मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकता है खुद ही। कैसे, देखो सपोज मान लो कि मोदी जी ने इस समय कुछ गलती किया, तो अगले 5 साल के बाद जो भी लीडर चुन के आएगा वो इस मिस्टेक्स को सुधार सकता है। क्योंकि अब तो हम मोदी जी को वोट देंगे नहीं अगर मोदी जी ने गलती किया तो। अबे यार ऑफेंड मत हो जाना, मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। कोई पता नहीं मोदी भक्त था कि मुझे पेल दे भाई, ऐसा मत करना भाई। इसके बाद देखो आखिरी टॉपिक, ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं तुम्हें अगर बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊँ तो देखो डेमोक्रेसी के अंदर में लाख बुराइयां हैं यार। मैं खुद दिन में 4 बार डेमोक्रेसी को गाली देता हूँ, सही में बता रहा हूँ, इतना प्रॉब्लम्स है डेमोक्रेसी के अंदर में। फिर भी डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आज के समय में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी तुम्हें देता है आज़ादी, फ्रीडम। और भाई साहब ये बात तुम लिख लो कहीं पे, जिस दिन यार तुम समझ जाओगे कि आज़ादी का क्या मतलब होता है, यानी कि फ्रीडम का क्या मतलब होता है, तुम यार उसी दिन मैच्योर हो जाओगे। और ये जो आज़ादी है ये देता है हमें हमारा डेमोक्रेसी, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी। तुम्हें बोलने की आज़ादी, तुम्हें कुछ करने की आज़ादी, हर चीज़ का फ्रीडम है तुम्हें। एक देश के अंदर में तुम जो करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो करो, अपने दिल से करो, बट ऐसा नहीं कि दूसरों का बुराई करो, ठीक है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। बीत रही जवानी अब भी आस करता हूँ, फट चुकी है गांड अब उदास मरता हूँ। सोचता हूँ कि मैं भी तो इंसान जैसा हूँ, एक दिन मैं भी जी लूंगा, आस करता हूँ।